तो ड्रेनेज सिस्टम यानी रिवर्स ऑफ इंडिया, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस क्लास का। ठीक है, इसमें हम रिवर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इंडिया का जो भी सिस्टम है, रिवर्स कहाँ कहाँ बहती है, कैसे बहती है, क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा। नॉर्मली यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो भारत की नदियों का उद्भव कहाँ से हुआ, या भारत में जो सिंधु नदी तंत्र है ये कहाँ से बनी, कैसे बनी, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। इनके विकास के बारे में बात कीजिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों के विकास के बारे में बात कीजिए, तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले भारत की जो नदियां हैं इनको दो वर्गीकरण, दो भागों में बांटा जाता है इनको। एक तो आपका आ जाता है भाई, एक तो आपका आ जाता है हिमालय की नदियां, ठीक है, एक आपका आ जाता है हिमालय की नदियां और दूसरा आपका आ जाता है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां जो कि पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं, और पूर्ववर्ती यानी ये ऐसे स्थानों से बह रही है, ठीक है, जो इनके पहले से ही है। दूसरा, ये नदियां युवावस्था में है, अपर्दन भी करती हैं। युवावस्था मीन्स सारा साल बहती हैं, अपर्दन भी बड़े भारी लेवल पर करती हैं सारा साल ये, और मियांडर्स भी बनाती है, विसर्प भी बनाती हैं। और हिमालय के इन नदी तंत्रों में 3 नदी तंत्र आते हैं। हिमालय नदी तंत्र में एक आता है आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक बड़ी नदी से हुआ है। ऐसा माना जाता है ये जो आपका सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये जो तीनों नदी तंत्र हैं इनका विकास एक बहुत ही बड़ी नदी से हुआ है, और उस बड़ी नदी का क्या नाम था, हिंद ब्रह्म नदी। ठीक है, हिंद ब्रह्म नदी सबसे पहले आएगी। सिंधु नदी तंत्र, और ये हिंद ब्रह्म नदी से भी कंसेप्ट ये है रिलेटेड कि भाई पहले भारत में का जो ढलान था ना वो वेस्ट की ओर था, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी थी ना वो उल्टी डायरेक्शन में बहती थी, वहां से बह के आके और ये उत्तरी भारत तक बहती थी इधर, ठीक है, आपके पंजाब हरियाणा यहाँ तक आती थी। और बाद में जैसे जैसे मूवमेंट हुए, अपर्दन हुए, अपर्दन नहीं, भ्रंश वगैरह पड़े, वलन वगैरह पड़े, तो भारत का जो ढांचा है वही बदल गया। बीच बीच में आपके माउंटेन उठ गए, जिनकी वजह से इस रिवर्स का पानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक आपका सिंधु नदी तंत्र बन गया ऊपर की ओर कश्मीर हिमालय में, ठीक है, कश्मीर में आ जाता है, जैसे ये वाला पार्ट पूरा ये आपका सिंधु नदी तंत्र है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। दूसरा आपका गंगा नदी तंत्र बन गया, उनके बीच में माउंटेन आ गए, यमुना नदी, छोटी छोटी नदियां तो हो ही गई, साथ में इनकी सहायक नदियां, और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसी हिंद ब्रह्म नदी इसलिए कहते हैं, ये ब्रह्म नदी है, ब्रह्म नाम है ना, ब्रह्मपुत्र नदी से आया है इसका। तो सिंधु नदी तंत्र सबसे पहले, तो इसमें सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां आती है। जैसे ये तो देखो सबसे ऊपर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर है भाई मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से आपकी सिंधु नदी निकलती है इस तरीके से निकलती हुई, और ये इंडिया के अपर पार्ट से होती हुई पाकिस्तान होती हुई फिर अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो फिर जो मेन रिवर है वो सिंधु है, और उसकी 5 सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, सबसे पहले सिंधु की बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिन का बाब भी लिख सकते हो आप, सिन का बाब लिख दो या चेमांग युंगडुंग लिख लो। इसकी अगर लंबाई की बात करें ना, तो सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वो आपकी 2880 किलोमीटर है। ठीक है, सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। बट क्या है, बट भाई जो ये सिंधु नदी है इसकी टोटल लंबाई तो 2880, आपने देखो पाकिस्तान में कितना ज्यादा बह रही है ये, बट भारत में ये सिर्फ देखो इंडिया में कितना बह रही है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में तो ये सिर्फ इतना सा पार्ट बह रही है ना, बस ये वाला पार्ट, और इतनी ही इंडिया में 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है सिंधु नदी। ठीक है, तो इसमें सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां आ जाती है ये वाली, और भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर बहती है। सिंधु जल समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत भारत इसका केवल 20% वाटर ही यूज कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज करता है। और अगर हम इस पानी को यहाँ रोक ले, क्योंकि ये निकलती तो हमारे यहाँ से है ना, और इस पानी को यहाँ पे रोक दिया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान में क्या पड़ेगा, रेगिस्तान हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया। तो तिब्बत में इसे सिंगी खंबन भी कहते हैं, शेर मुख के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत से भी निकलती है ना ये वाला पार्ट जो है वो तिब्बती एरिया है जहाँ से ये निकलती है। फिर इसकी सहायक नदियों की बात करें सिंधु की, तो जो वो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, वे तो इनकी मेन है, बट इसकी सहायक नदियां जो छोटी मोटी रिवर जो इसमें बड़ा पानी डालती है वो है श्योक, गिलगित, जास्कर, शिगार, द्रास। ठीक है, सिंधु की 5 मुख्य सहायक नदियां प्रमुख वो उसमें आ जाएंगी, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये सारी रिवर्स मिलके क्या बनाती है, पंचनद बनाती हैं। फिर ये सारी नदियां
पाकिस्तान में मिथेन कोट के निकट सिंधु नदी में जा मिलती है। भारत में सिंधु लद्दाख ले जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। भारत में जो सिंधु बहती है ना, वो लद्दाख ले और जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर आती है झेलम। अब आप एक बार डायग्राम देख लो, तो सिंधु से इतना लिख दोगे इनफ है। अब आती है देखो झेलम। झेलम अगर हम देखें, यहाँ से निकल रही है, भारत से निकल रही है और यहाँ से निकलती हुई और फिर ये जाके मिल जाती है सिंधु में। गॉट इट, ये है आपकी झेलम, ये है भाई झेलम। जो झेलम नदी है वो आपकी, रीड कर लो, पढ़ाई करो। तो झेलम नदी, वीरेन मशीन चला दियो। तो जो झेलम नदी है वो आपकी यहाँ से निकलती है और फिर देन वो सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, चेमांग युंगडुंग से तो सिंधु निकलती है, झेलम व्यारीनाग से निकलती है। फिर आप देखो चिनाब को, चिनाब आपकी झेलम में मिल गई, बीच में ही चिनाब झेलम में ही मिल गई है। और रावी भी आपकी किस में मिल गई है, झेलम में ही मिल गई है। व्यास नदी आपकी सतलुज में मिलती है, व्यास सतलुज में मिलती है। ठीक है, ये इतना लंबा नहीं बहती, थोड़ी सा बह के सतलुज में मिल जाएगी। और यहाँ से आपकी सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर के निकट से और फिर ऐसे बहती हुई ये आपकी जाके मिल जाती है कहाँ पे, सिंधु नदी में। तो सतलुज तो सीधा मिलती है, बट व्यास सतलुज में मिलती है और ये झेलम चिनाब रावी ये आगे मिल जाती है जाके सिंधु में। तो झेलम की बात करें, ये वेरीनाग के निकट, वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है भारत के अंदर, भारत के अंदर ही शेषनाग झील से निकलती है। वीरेन स्टॉप। इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर और भारत में इसकी कुल लंबाई है 400 किलोमीटर, क्योंकि भारत को क्रॉस करने के बाद आगे पाकिस्तान में जाती है ना। तो श्रीनगर में इसी नदी में शिकारा और बजरे चलाए जाते हैं। झेलम नदी बहुत सुंदर, अपने सौंदर्य के लिए वहाँ फेमस है। तो वहाँ पर झेलम नदी अपने सौंदर्य के लिए काफी फेमस है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो व्यारी नाग से निकलती है, आप याद रखो, नाग नाग, झेलम में बहुत नाग है, तो व्यारी नाग से निकलती है शेषनाग झील से। चिनाब, चिनाब भाई दो नदियों के मिलने से बनती है, ची यानी चंद्र और भागा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में लाहुल घाटी है, उसमें बड़ा लाचाला दर्रा है, उसके दोनों ओर से छोटी छोटी रिवर बहती है, एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। तो उन दोनों नदियों के मिलने से बनी है चंद्रभागा नदी, इसका दूसरा नाम है और इसका नाम चिनाब भी है। अखनूर के निकट ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में इसकी लंबाई 1180 है। झेलम रावी सतलुज ये चिनाब में ही गिरती है। ठीक है, झेलम रावी सतलुज ये चिनाब में गिरती हैं। सलाल परियोजना आपकी इसी चिनाब नदी पर ही है, सलाल परियोजना है इस पे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है चिनाब नदी। फिर आती है रावी, कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। रै से रावी, रै से रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है भाई, वेस्ट से, रोहतांग दर्रे के वेस्ट से निकलती है। कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। थीन परियोजना, रावी नदी पर थीन परियोजना है। झेलम में ये पाकिस्तान में मिल जाती है, मुल्तान के निकट। ठीक है, झेलम में मिल जाती है रावी, कब, पाकिस्तान में। ब्यास, ब्यास मैंने आपको पहले बताई थी सतलुज में मिल जाती है। तो रोहतांग दर्रे के दक्षिण में ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग के दर्रे के दक्षिण में, और रोहतांग दर्रे के पश्चिम में रावी नदी निकलती है। ठीक है, पश्चिम से रावी निकलती है और दक्षिण से व्यास निकलती है, व्यास कुंड से। पोंग बांध बना हुआ है भाई ब्यास पर, और रावी पर थीन परियोजना। सतलुज में मिलती है, रावी झेलम में मिलती है। कुल लंबाई 615, उसकी 725 है। इसकी घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। ठीक है, क्या घाटी का नाम है, कुल्लू की घाटी। कुल्लू मनाली की घाटियों में आप घूमते हो ना, वो व्यास नदी की ही घाटी है। नेक्स्ट सतलुज और लास्ट रिवर ऑफ सिंधु नदी तंत्र। तिब्बत में कैलाश पर्वत के साउथ में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है सतलुज नदी। यहाँ इसे लांगचीन खनबाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से लांगचीन खनबाब के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे भाई, आपके मानसरोवर झील के निकट। रोपड़ के बीच मैदान में एंट्री कर लेती है सतलुज नदी। भागड़ा नांगल जो डैम है वो आपका सतलुज नदी पर ही बना हुआ, आप सबको पता है। उसके बाद इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है, सिंधु में मिल जाती है, पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, तो ये आपका तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। तो देखो मैंने आपको कितनी रिवर बढ़ाई अभी मैंने आपको सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सिक्वेंस में ही नाम बोलोगे। ठीक है, सिक्वेंस में ही बोलोगे। सबसे पहले सिंधु नदी चेमांग युंगडुक आपके ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत के अंदर से। भाई पाकिस्तान में 2880, भारत में 1440, 20% का समझौता हुआ है। भारत 20% पानी यूज कर सकता है। उसके अलावा इसकी मुख्य सहायक नदियां तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज है।
और इसके अलावा कुछ और सहायक नदियां भी आती है, जैसे श्योक, गिलगित, शिगार, द्रास, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं, बस इतना लिख दोगे वो भी बहुत है। हाँ, मिथेन कोट के निकट निकट पाकिस्तान में ये पांचों रिवर इसमें मिल जाती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सेकंड आती है झेलम। झेलम नदी आपकी शेषनाग झील से निकलती है, वैरीनाग के निकट है शेषनाग झील, वहां से निकलती है झेलम नदी, जम्मू कश्मीर में। और आगे ये बहती हुई, ठीक है, और फिर ये मिल जाती है सिंधु नदी में। जो झेलम नदी है इसकी इतनी ज्यादा लंबाई भी नहीं है, 725 किलोमीटर है, भारत में 400 किलोमीटर बहती है। कश्मीर में बड़ा सुंदर लगती है, अपने सौंदर्य के लिए फेमस है झेलम नदी। शिकारे और बाजारा चलाए जाते हैं झेलम नदी के अंदर ही। फिर चिनाब। चिनाब नदी लाहुल, हिमाचल प्रदेश में लाहुल घाटी है, उसमें चंद्र और भागा नदियों के दो मिलने से, संगम से चिनाब नदी का उद्गम माना जाता है। वहां चंद्र भागा भी कहते हैं और इसे चिनाब भी कहते हैं। चिनाब नदी आगे चलकर झेलम नदी में मिल जाती है, या फिर चिनाब नदी में झेलम और रावी नदी मिल जाती है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो चिनाब नदी है उसकी भी इतनी ज्यादा लेंथ नहीं है, थोड़ी ही लेंथ है, बस 1180 किलोमीटर है। झेलम, रावी, व्यास चिनाब में गिरती है। सलाल परियोजना भी चिनाब नदी पर। रावी, रावी मैंने बताई थी रोहतांग दर्रे, रोहतांग दर्रे के वेस्ट से निकलती है कुल्लू की घाटियों में, कुल लंबाई 725 किलोमीटर। रावी पर थीन परियोजना है, और झेलम में मुल्तान के निकट ही पाकिस्तान में मिल जाएगी। ब्यास, रावी रोहतांग के दक्षिण में ब्यास कुंड से निकलती है, सतलुज में गिर जाएगी, कुल लंबाई इसकी 615 किलोमीटर है, और इसकी घाटी का नाम है कुल्लू की घाटी। सतलुज राक्षस ताल से निकलती है मानसरोवर झील के निकट, लांगचीन खनबाब के नाम से जाना जाता है। रोपड़ के बीच मैदान में ये एंट्री करती है। भागड़ा नांगल जो डैम है वो इसी पर बना हुआ है। सिंधु नदी में आगे चल के ये मिल जाती है। तो हो गया सिंधु नदी तंत्र। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सिंधु नदी तंत्र को विस्तार से बताइए, तो आप सिंधु के बारे में लिखोगे और इन पांचों नदियों के बारे में लिखोगे, 10 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गंगा नदी तंत्र। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, भारत की पवित्र नदी है, लाइफलाइन ऑफ गंगा है, भारत की गंगा को माता का दर्जा दिया गया। सारी लाइनें लिख सकते हो आप। प्रवाह क्षेत्र के अनुसार तीसरी बड़ी नदी है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र के अनुसार अगर हम बात करें, भारत की तीसरी बड़ी नदी है, विश्व की 5वीं प्रदूषित नदी है। भाई बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, अब तो फिर भी जो गंगे नमामि गंगे परियोजना है उसके अंतर्गत गंगा में सफाई का काम बड़े जोरों जोरों से चला, और गंगा में बहुत सफाई हो चुकी है, बट पहले बहुत ज्यादा प्रदूषित थी। उत्तराखंड में जब आपका देवप्रयाग नामक स्थान पर, कौन से एरिया पे भाई, देवप्रयाग नामक स्थान पर दो छोटी छोटी रिवर मिलती है, एक का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम है अलकनंदा। जब ये दोनों नदी मिलती है तो वहां से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। और हरिद्वार से गंगा मैदानों में प्रवेश करती है, प्लेन एरिया में एंट्री करती है, कहाँ पे, हरिद्वार से। अब गंगा किन किन स्टेट से बहती है, तो देखो ये रही भाई गंगा, ये यहाँ से देखो, ये आपकी भागीरथी और ये इधर से आई अलकनंदा, दोनों मिल गई देवप्रयाग नामक स्थान पर, यहाँ से गंगा का नाम गंगा पड़ा। फिर ये इस तरीके से बहती हुई सबसे पहले उत्तराखंड में ये है, फिर यूपी में है, फिर बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में है। तो 4 स्टेट आते हैं इसमें। दाएं तट, ठीक है, ये ऊपर वाला बाएं तट आपको याद रखना, नीचे वाला दाएं तट है। दाएं तट पे आ जाती है इसमें यमुना, यहाँ से यमुना आ जाती है, फिर आपकी पुनपुन आती है, सोन आती है और केन आती है। और अगर बाएं तट की बात करें तो रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, जो आपको दिख भी रही है, ये सारी आ जाती है। ठीक है, अब गंगा की सबसे अधिक लंबाई यूपी में है। सबसे अधिक लंबाई गंगा की अगर हम बात करें तो किस में है भाई, यूपी में। अब ये चारों आप लिख दोगे तो आपका इफेक्ट ज्यादा अच्छा पड़ेगा। संगम स्थल, विभिन्न नदियों के संगम स्थल हैं ये, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि ये विभिन्न नदियों के क्या है, संगम स्थल है। क्या हो रहा है, विभिन्न नदियों के क्या है, ये संगम स्थल है। इसमें सबसे पहले आता है भागीरथी प्लस अलकनंदा। ठीक है, ये तो भागीरथी अलकनंदा हमारा गंगा है, ये तो आपको अच्छी तरह याद होगा देवप्रयाग नामक स्थान पर। फिर आप कैसे याद करोगे, रुद्र जो है वो मंद मंद चलता है। देखो अलकनंदा तो सब में कॉमन है, तो अलकनंदा तो आपको याद करने की नीड नहीं है, सब में कॉमन है। ठीक है, आप कैसे याद करोगे, रुद्र बहुत मंद मंद चलता है, बहुत मंदी चलता है, बहुत धीरा चलता है। तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। तो मंदाकिनी रिवर प्लस अलकनंदा रिवर, तो रुद्र बहुत मंदा चलता है। ठीक है, कर्ण, कर्ण में देखो, कर्ण प्रयाग में देखो अणेखाली, और पिंडार में भी आपका अणेखाली, ऐसे याद करोगे। कर्ण ने पिंड दान दिए, ऐसे याद कर सकते हो। कर्ण ने क्या कर दिए, पिंड दान कर दिए। कर्ण बहुत दान करता था ना, तो उसने अपने पिंड भी दान कर दिए। तो पिंडार प्लस अलकनंदा कर्ण प्रयाग पर। विष्णु, विष्णु धौली गंगा, जो धौली गंगा है भाई, बिल्कुल सफेद गंगा है, वो विष्णु के पास जाएगी, विष्णु के चरणों में बहेगी। तो धौली गंगा कहाँ बहती है, विष्णु के चरणों में। तो धौली गंगा प्लस अलकनंदा विष्णु प्रयाग। तो इस तरीके से आप ये चारों याद करोगे और लिख भी आओगे तो बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपका। फिर हाँ,
फिर गंगा दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बांग्लादेश में एंट्री करती है भाई। बांग्लादेश में जैसे ही गंगा की एंट्री होती है तो वहां पर गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश के अंदर गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नहीं कहती। डेल्टा के मैदान में इसे भागीरथी और हुगली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है ना, वो हुगली और कोई नहीं है, गंगा ही है। ठीक है, तो डेल्टा के मैदान में इसे कहीं भागीरथी और कहीं हुगली के नाम से जाना जाता है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है और भाई भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं तो गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है भाई यमुना नदी। हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल से निकलती है 6316 मीटर की ऊंचाई पर। यमुनोत्री हिमनद से ग्लेशियर से निकलती है। ताजीवाला से आपके प्लेन एरिया में प्रवेश करती है गंगा। इलाहाबाद के निकट गंगा मैदानों में मिल जाए, इलाहाबाद के निकट जो यमुना है वो गंगा में मिल जाते, तो कहते हैं ना गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम इलाहाबाद में होता है। यमुना की भी अपनी छोटी छोटी सहायक नदी है, जिसमें चंबल नदी जो कि अपने बीहड़ के लिए फेमस होती है, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों आपकी यमुना की सहायक नदियां। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गॉट इट। तो आपको और ज्यादा कुछ याद ना रहे ना, आप इतना लिख सकते हो कि यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है 6316 मीटर की ऊंचाई। आपको हिमालय बंदरपूछ श्रेणी याद ना रहे, गलत सलत मत लिखना, थोड़ा लिख दो पर ठीक लिखना। फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के निकट चेमांग युगडुंग हिमनद से निकलती है भाई। मानसरोवर के निकट चेमांग युगडुंग। देखो तो हमने गंगा के बारे में कितना पढ़ा, फिर मैंने रुको 1 मिनट। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा मैंने बात में देखो आप है ना, फिर आपका नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुत्र नदी चेमांग मानसरोवर के निकट चेमांग युगडुंग हिमनद से निकलती है। लंबाई है इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की 2880 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लगभग आप लिख सकते हो। भारत की सबसे बड़ी नदी है, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में जो मांजुली आइलैंड है, ठीक है, एकमात्र नदी पर बना आइलैंड। आइलैंड कभी नदी के बीच में नहीं होते। ये मांजुली आइलैंड जो असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा नदी आइलैंड है। सहायक नदियां हैं इसकी तिस्ता जो कि गंगा, तिस्ता नदी है ना जो गंगा के साइड में से बहती हुई वो फिर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, धनश्री। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो यानी शुद्ध करने वाली, पवित्र करने वाली। जैसे हमारे लिए गंगा पवित्र है, ऐसे तिब्बत वासियों के लिए ब्रह्मपुत्र पवित्र है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अब दिहांग नदी जैसे ही देखो, अब इस मैप पे आप थोड़ा ध्यान करो, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ से तिब्बत से ये निकली, मानसरोवर झील के निकट से यहाँ से निकली और यहाँ से बहती हुई ये तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना गया, शुद्ध यानी पवित्र करने वाली। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी, अभी इसका कोई नाम नहीं ब्रह्मपुत्र पड़ा, इसे सांगपो के नाम से जाना जा रहा है यहाँ तक। फिर इसने अरुणाचल प्रदेश में एंट्री की। अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाएंगे? दिहांग। अभी तक इसका ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा नहीं है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर दिहांग में आगे चल के 2 रिवर और मिल जाती है, एक तो लोहित और एक दिबांग। 2 छोटी छोटी रिवर और आके दिहांग नदी में मिल जाती है, लोहित और दिबांग, और फिर वहां से इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तो जब दिबांग, दिहांग और लोहित ये 3 नदियां आपस में मिलती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, जो दिहांग नदी है यहाँ पर, दिहांग नदी यहाँ पर 5500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है। कैनियन पता है ना, जब अपनी खाई को वी शेप में बहुत अधिक गहराई तक काटती। ठीक है, वी आकार की घाटी में पहले और ज्यादा गहरा काटो तो गोर्ज बनते हैं, फिर गोर्ज से भी ज्यादा गहरा काटो तो फिर कैनियन बनते हैं। तो 5500 मीटर गहरा कैनियन बनाती हैं। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है भाई? जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें आ जाती है तिस्ता, ये जो आ रही है ना, ये तिस्ता है। तिस्ता नदी आके इसमें मिल जाती है दाहिने किनारे से, और जब तिस्ता और ब्रह्मपुत्र मिलती है तब इसे जमुना कहते हैं। जमुना कब कहेंगे? जब तिस्ता इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो गंगा और बांग्लादेश, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ये बात आपने पढ़ ली। पद्मा प्लस जमुना। अब जमुना कब कहेंगे बांग्लादेश उसको, ब्रह्मपुत्र को? जब उसमें पद्मा मिल जाएगी, सॉरी तिस्ता मिल जाएगी। जब तिस्ता और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तभी तो जमुना बनती है। तो यहाँ पे पद्मा प्लस जमुना, तो मेघना नदी। फिर उसको क्या नाम से जाना जाता है जब दोनों मिल जाती हैं? मीन्स ये देखो डायग्राम, यहाँ से भाई आपकी आई गंगा नदी थी ये, जिसको बांग्लादेश में अंदर पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये होगी पद्मा। ठीक है, ये है तिस्ता, ये तिस्ता आई,
ये ब्रह्मपुत्र थी, तो ब्रह्मपुत्र में जब तीस्ता मिली तो इसको जमुना कहेंगे। क्या कहेंगे? जमुना। और फिर पद्मा और जमुना जब दोनों मिल जाती है तभी से क्या कहेंगे? मेघना। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये सारा कंसेप्ट। तो फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदी विश्व का सबसे बड़ा भाई और सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज्यादा मिलते हैं तो इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है ये। भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई केवल 916 किलोमीटर, वैसे 2900 किलोमीटर के लगभग लंबाई है इसकी। भारत में 916 किलोमीटर बहती है। और पूर्ववर्ती अपवाह का ये एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह का। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी भी पूर्ववर्ती और आपकी गंगा भी। नेक्स्ट आती है गंगा। गंगा हुगली। गंगा हुगली को विश्व की सबसे विश्वघाती, अरे गंगा तो हो चुका, ये तो ऐसे ही थोड़ा सा छोड़ो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपने पढ़ लिया, सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया, यानी हिमालय नदी तंत्र आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है हिमालय नदी तंत्र को डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको सिंधु नदी तंत्र पूरा बताना पड़ेगा, गंगा नदी तंत्र बताना पड़ेगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बताना पड़ेगा। बट अगर एग्जाम में स्पेशल पूछता है कि भाई गंगा नदी तंत्र को डिस्क्राइब कीजिए, तो फिर आपको वो दोनों बताने की नीड नहीं है। स्टार्टिंग में आप बताओगे कि किस तरीके से आपका हिमालय नदी तंत्र होते हैं, हिमालय की नदियां ऐसी होती हैं, फिर इसको आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर आपका गंगा नदी तंत्र आ जाता है और सिंधु नदी तंत्र आता है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। इनमें से हम विस्तार से व्याख्या करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जो भी क्वेश्चन आए वो। अब आता है नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कि भाई भारत के प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, और नदिया वर्ड यूज नहीं होगा, अपवाह तंत्र वर्ड यूज होगा। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम वर्ड यूज हो तो समझ जाना नदियों की बात की गई है। गॉट इट? अरे समझ में आया? तो नदियों की बात हो तो समझ लेना, सॉरी अपवाह तंत्र वर्ड आए कहीं पर भी लिखे तो समझ लेना नदियों वाला क्वेश्चन है। तो प्रायद्वीपीय पठार पर नदियों ने चौड़ी, संतुलित और उथली घाटियों का निर्माण किया, क्योंकि पथरीला इलाका है ना, तो चौड़ी चौड़ी ज्यादा गहराई तक काट नहीं पाती, तो एक आधार तल पर ही बहती रहती है। बूढ़ी अवस्था में हो चुकी है, प्रौढ़ावस्था में जा चुकी है, बेस लेवल प्राप्त कर चुकी है। इनकी कुछ नदियां तो अरब सागर में और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कुछ खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो हर जगह गिरती है भाई प्रायद्वीपीय भारत की। अभी आप पढ़ोगे, देखो सबसे पहले ये डायग्राम थोड़ा माइंड में सेट कर लो। यहाँ से सबसे पहले माही नदी है। माही नदी की एक ही विशेषता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये जो तीनों नदियां हैं ये आपकी गिरती हैं अरब सागर में, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं। और तीनों की तीनों नदियां उल्टी डायरेक्शन में बहती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट बहती है, ईस्ट टू वेस्ट बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटियों से बहती है नर्मदा और ताप्ती दोनों। ब्लॉक माउंटेन आपके विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, इन तीनों पर्वतों के बीच से बहती है ये। यहाँ पे आपका विंध्याचल माउंटेन है, यहाँ पे आपका सतपुड़ा माउंटेन है और यहाँ पर आपका अजंता माउंटेन है। तो इनके बीच में से बहती है नर्मदा ताप्ती, भ्रंश घाटियों से ये बहती है। उसके अलावा देखो ये है आपकी दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। और बट अब इसमें बांध बना दिए गए हैं, पंचतलैया, मिथेन, ठीक है, बहुत सारे 5 बांध बना दिए गए हैं और इसके बांध बना के इससे जल विद्युत बनाई जा रही है और इसके पानी को काबू में लाया जा रहा है। तो दामोदर नदी कभी बंगाल का शोक कहा जाती थी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण। ये है महानदी भाई, ये वाली, ये है महानदी। महानदी ठीक है, महानदी है ये जो कि आपके उड़ीसा में बहती है। स्वर्ण रेखा नदी है, जो आपका टिस्को है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसको जो पानी मिलता है स्वर्ण रेखा नदी से ही मिलता है। यह है गोदावरी, पश्चिमी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, इसे ही कहते हैं भाई गोदावरी को। ठीक है, फिर ये कृष्णा, ये है कृष्णा, कृष्णा नदी जो कि आपके महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी वेस्ट पश्चिमी घाट से निकलती है। फिर ये उत्तरी पेन्नार नदी, ये है उत्तरी पेन्नार नदी छोटी सी, और ये इसके साउथ में दक्षिणी पेन्नार नदी। ये है कावेरी नदी जो साउथ इंडिया में बहती है 3 स्टेट में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों स्टेट में इसको लेकर विवाद भी है। और शिव समुद्रम इसमें वाटरफॉल भी है। का कृष्णा नदी पर कौन सा है? शिव समुद्रम बांध है और कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियां, मध्य प्रदेश से अमरकंटक, मैंने आपको पढ़ाया था अभी सुबह की क्लास हुई थी जब कि अमरकंटक से आपकी 4 नदियां निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, केन और सोन, ये चारों नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो देखो इस तरीके की ये पहाड़ी है और यहाँ से एक नदी ऐसे निकल गई, एक नदी ऐसे गिर रही है। ठीक है, एक नदी ऐसे बह के चल दी, एक नदी इसके पीछे से बह के चल दी। तो 4 रिवर इस तरीके से आपकी निकल रही है अमरकंटक की पहाड़ियों से।
समझ में आ गया। तो नर्मदा भाई अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से निकलती है 1057 मीटर की ऊंचाई से, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है। ये बात आपको समझा चुकी है। डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती मीन्स कोई शेप नहीं बनाती, समुद्र में मिलने से पहले इस शेप को कहते हैं डेल्टा। ये डेल्टा वाली शेप नहीं बनाती, बट क्या करती है, जवारनद मुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है, सीधा समुद्र में गिर जाती है। 27 किलोमीटर लंबा जवारनद मुख बनाती है। उल्टी बहती है ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम। सरदार सरोवर जो बांध है वो इसी नदी पर बना हुआ है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसी नदी से रिलेटेड था। नर्मदा मध्य प्रदेश जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों पर बहती हुई धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बहुत ज्यादा फेमस है। गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी लंबी नदी है नर्मदा नदी। पहले नंबर पर दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी, दूसरे नंबर पर कृष्णा नदी, तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर गोदावरी, दूसरे पर कृष्णा और तीसरे पर नर्मदा। ठीक है, और ये कौन से स्टेट से बहती है, तो भाई मध्य प्रदेश से तो ये निकलती है, और फिर गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से भी थोड़ा सा बहती है, और गुजरात में बहकर आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट आता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इससे छोटी है, 724 किलोमीटर की लंबाई तक ही बहती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है, बैतूल जिले से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से महादेव की पहाड़ियों में बैतूल मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में बहती है, भ्रंश घाटियों से बहती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच से बहती है। मध्य प्रदेश में ये सिर्फ 15% बहती है, सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में बहती है 79%, और फिर गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट आती है गोदावरी। गोदावरी आपकी 1465 किलोमीटर लंबी बहती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, बहुत सबसे लंबी है ये। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से के पश्चिमी घाट से निकलती है, आप ये भी लिख सकते हो। बंगाल की खाड़ी में फिर गिर जाती है। तो कौन कौन से स्टेट से, महाराष्ट्र से तो निकलती है, फिर छत्तीसगढ़ को टच करती है और आंध्र प्रदेश को टच करती है। इसकी सहायक नदियां, जिन नदियों के नाम गंगा, गंगा लिखा होगा, जैसे पेन गंगा, वेन गंगा, मंजीरा, प्राणहिता, वृधा, पूर्णा, इंद्रावती, मनेर, तो ये सारी इसकी सहायक नदियां गोदावरी। नेक्स्ट आती है कृष्णा, वो 1465 है, ये 1401 है, तो थोड़ा ही है, 64 किलोमीटर का फर्क है दोनों में। तो 1401 किलोमीटर की लंबाई में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी महाराष्ट्र से तो निकलती है, फिर कर्नाटक को भी टच करती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नागार्जुन सागर बांध आपका तेलंगाना के जिले में, तेलंगाना में ही बना हुआ है राज्य में, जो कि कृष्णा नदी पर है। सहायक नदी है इसकी तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना और मूसी। कृष्णा और कावेरी के बीच पेन्नार बेसिन आता आपका, जो मैंने अभी बताया ना, उत्तरी पेन्नार और दक्षिण पेन्नार, उनके चारों ओर का जो एरिया उसे ही पेन्नार बेसिन कहते हैं, जो कि कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में है। कृष्णा व तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में महबूब नगर से प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिरती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक 44% और आंध्र प्रदेश 29%, तो ये सारी चीजें आती है आपकी कृष्णा नदी के अंदर। फिर आती है कावेरी नदी, 800 किलोमीटर कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है भाई कावेरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है कावेरी। जो जल विवाद हुआ था कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, वो आपका इसी नदी पर है, और अब तमिलनाडु 56% जो पानी है वो तमिलनाडु यूज करता है। शिव समुद्रम डैम और एक होगेन काल जो जल प्रपात है आपका इसी में, इसी नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक के अंदर है शिव समुद्रम डैम। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी मीन्स चौड़ी नदी है, बड़ी मीन्स लंबी नहीं, चौड़ी, याद रखना। तो तमिलनाडु का जो तंजावुर जिला है ना, तंजावुर जिला बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है, और इसी के कारण इसे दक्षिण का उद्यान भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी है भाई अमरावती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और आकावरती। मैटूर जो डैम है वो आपका इसी नदी पर बना हुआ, मैटूर डैम भी बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी पर ही है। कावेरी नदी पर 2 डैम है, मैटूर डैम तमिलनाडु में और शिव समुद्रम डैम कर्नाटक। गॉट इट। फिर आती है महानदी, महानदी जो मैंने आपको उड़ीसा में बताई थी, ऊपर दामोदर के साइड में। तो कोयना और शंख नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिवावा के निकट से निकलती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है ये। ठीक है, बट निकलती कहाँ से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। ठीक है, शिवनाथ, जोग, ओक, ब्राह्मणी, बैतरनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उड़ीसा में जो हीराकुंड डैम है वो इसी नदी पर।
ठीक है। हीराकुंड डैम, ठीक है, भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम, लगभग 25 किलोमीटर की लंबाई आई थिंक ऐसी ही है। तो संबलपुर जिला में है उड़ीसा के, तो वो इसी नदी पर है, महानदी पर, उड़ीसा के अंदर, और बंगाल की खाड़ी में फिर आगे महानदी गिर जाती है। नेक्स्ट आती है ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदी, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। गंगा और महानदी का कुछ पानी, गंगा नदी का और महानदी का कुछ पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में से बहती है। जमशेदपुर में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है यानी टिस्को, उसको जो पानी मिलता है वो आपकी ब्राह्मणी या स्वर्णरेखा नदी से ही मिलता है। नेक्स्ट आती है माही। माही से आप लिखो भी तो ये लिख लेना भाई, जयपुर से तो निकलती है ये, जयपुर की जय समनत झील है, वहां से निकलती है। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से बहती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। मैंने अभी बताया था ना, माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, नर्मदा के उत्तर में। बजाज का बांध और कडाना बांध, ये कडाना बांध ये आपके माही नदी पर है। ठीक है, बस। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हाँ दामोदर नदी भी ऐड होती है। ये साबरमती तो छोटी मोटी नदियां हैं, साबरमती और लूनी नदी ये राजस्थान की नदियां भाई, दोनों अरब सागर में गिरती है दोनों, ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती हैं और अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। दामोदर ऐड और करोगे आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तो इसे बंगाल का शोक कहते हैं। बाढ़ के कारण दामोदर नदी पर बांध बनाकर अब इससे जल विद्युत बनाई जा रही है। ठीक है, फिर उसके अलावा दक्षिण भारत नदी तंत्र में आप मांडवी और जुआरी को भी डाल सकते हो। कोसी तो देखो गंगा नदी तंत्र की नदी है, बंगाल का शोक कहते हैं। अपने रास्ता बदलने के कारण हर साल बंगाल में बहुत भारी, बंगाल का नहीं सॉरी बिहार का शोक, ये गलती से लिख दिया, बिहार का शोक, ठीक कर लेना भाई, बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। बिहार में बहुत बाढ़ लाती है, मार्ग बदलने के कारण बहुत तबाही मचाती है वहां पर। दूसरी मांडवी और जुआरी, गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं मांडवी और जुआरी, तो ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आएंगी। भरत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है, पोनानी के नाम से जानी जाती है। पेरियार भी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। शरवती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है शरवती नदी। ठीक है, कालंदी पांबा केरल राज्य में, तो देखो केरल में आप डाल सकते हो पांबा नदी, पेरियार नदी, भरत पूजा नदी, तीनों केरल से निकलती हैं। वैतरणी नदी ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर देखो, अभी रुको, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखो हमने ये सारी नदी पढ़ी है, ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हो गया है। कोई भी रिवर किसी के बारे में स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा उसके बारे में लिखते हैं, जैसे मैंने ये कुछ लाइनें लिखी है, ये लाइनें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे बेशक आपसे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पूछे, बट 2-3 लाइन में पहले आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि नदी यहाँ की घाटियां कैसे बना रही है, नदियां हिमालय से भी पुरानी है, प्रौढ़ावस्था में है, बेस लेवल तक प्राप्त कर चुकी है, कुछ नदियां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और कुछ खंबात की खाड़ी में गिरती है, ऐसे। फिर आप डायग्राम ये जरूर बनाओगे। वैसे ये नोट्स है ना, बेस्ट है आप सबके लिए, आप इतना ही लिख पाओगे, देख लेना। बुक में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन तो है, बट आप उतना लिख नहीं पाओगे, ना ही उतना याद रहता है हमारे माइंड में। ठीक है, तो ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो गई। तो आपकी हिमालय नदी तंत्र हो गया और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। अब आता है नदी बहाव प्रवृत्तियां। ठीक है, नदी में जल के मौसमी बहाव और ऋतुवत जल विसर्जन को उसके बहाव की प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, आपके नदी में जल का जो मौसमी बहाव होता है और ऋतुवत जो जल विसर्जन होता है, तो उसके बहाव को ही प्रवृत्ति कहा जाता है। तो देखो अनुवर्ती नदियां होती है, कई बार आपने देखा ना, लिखा होगा कि अनुवर्ती नदी है, तो ऐसी नदियां जो जल विभाजक जब हुआ था तो उनके समानांतर या भूमि के ढाल के अनुसार बहती हैं। जैसे अगर ढाल इस तरीके से है भाई, ऐसे ढाल है, तो इसी तरीके से रिवर बहना स्टार्ट कर देगी इस ढाल के सहारे, तो ये हो जाएगा आपका अनुवर्ती नदियां। तो ढाल के अनुरूप जो नदियां बहती हैं, ठीक है, तो बिल्कुल समानांतर बहती है, ढाल के अनुरूप बहती है, वो होती है अनुवर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती हैं? वे नदियां जो स्थलखंड के उत्थान से पहले भी बहती थी, मीन्स आपका तैतीस सागर था पहले, यहाँ पे ऐसे पानी भरा था भाई इसके अंदर। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये स्थलखंड के, किसी भी स्थलखंड के बनने से पहले भी बहती थी ऐसे, और जब ये स्थलखंड बन गया, ये बन गया, ये हिमालय उठ गए, तो उसने क्या किया, इसके रास्ते में जैसे भी ये माउंटेन आ गई तो इसको काटा, काट के और अपने मार्ग को बनाती हुई आगे बहती हुई चली गई। तो मीन्स ये किसी भी स्थलखंड के उत्थान से पहले भी बहती थी और उस उत्थान के बाद भी उसे काट कर अपने मार्ग को यथावत बनाए रखा। ठीक है, तो ये हो गया भाई भारत में नदियां। तो भारत में नदी तंत्र आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये भारत में नदी तंत्र आपका हो गया है कंप्लीट। होप सो आपको क्लास समझ में आ गई है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना।
अरे मैं क्या देख रही थी, दर्रे तो करना आनी नहीं है, दर्रे नहीं आएंगे भाई आपके, दर्रे आपके टॉपिक में नहीं है। हाँ इससे क्वेश्चन आएगा, महा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानसून, मानसून मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके 3 वो हैं कंसेप्ट, वो कल कराऊंगी मैं, ये मानसून टॉपिक आपको कल करवाऊंगी इसकी क्लास। इसमें ना मानसून तंत्र आता है क्वेश्चन में, मानसून तंत्र आता है, तो इसमें 3 विचारधाराएं हैं, 3, एक आपकी आती है आधुनिक, एक आपकी आती है, ठीक है, आपका वो कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम प्रवाह का मानसून तंत्र, और बहुत सारा आता है, तो वो मैं आपको कल करवाऊंगी। ये मानसून वाला टॉपिक आपको कल की क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में मिल जाएगा, दोपहर में जो क्लास होती है ना उसमें, तो मानसून कंप्लीट आपका उसी में होगा। तो वर्षा ये कंप्लीट हो गई है, नदी कंप्लीट हो गई है, इसे पढ़ लेना, ठीक है। होप सो आपको नदी समझ में आ गई होगी। कल मॉर्निंग क्लास में मानसून होगी भाई, और मानसून करने के बाद मैं मिट्टी करवाऊंगी आपको, मिट्टी भी वाइड टॉपिक है, मैं छोटा सा कोई टॉपिक। हाँ अब आप फॉरेस्ट ऑफ इंडिया देख लो एक बार, इससे भी क्वेश्चन आया था, मेवात कैलेंडर में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, अगर वन एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश है भाई, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, सबसे अधिक एरिया पर वन है, ठीक है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है और फिर छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर परसेंटेज याद ना रखे तो कोई बात ना, बट आप ये जरूर याद रखोगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और वहीं अगर वन आवरण प्रतिशत में बात करें तो सबसे ज्यादा जो वन है आपके मिजोरम में है, ठीक है, मिजोरम में है, फिर सेकंड नंबर पर लक्षद्वीप आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर मेघालय आता है, तो इसमें आपका मध्य प्रदेश नहीं आता। वनावरण यानी कितना प्रतिशत एरिया वन से ढका हुआ है, तो वो वन क्षेत्रफल की बात है कि कितने प्रतिशत एरिया पे वन है, यहाँ पे कितना प्रतिशत जो वन आवरण से ढका हुआ है, बिल्कुल। तो मिजोरम आता है नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, और फिर सबसे कम पे हरियाणा है भाई, ठीक है। तो सातों उत्तर पूर्वी राज्य में देश के कुल वनाक्षेत्र के क्षेत्रफल की बात करें तो 25.11% जो एरिया है उत्तर पूर्वी राज्यों का, जिसमें आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम आते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान आता है भाई लक्षद्वीप का, तो मैंने आपको पहले बताया लक्षद्वीप में है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका अंडोमान निकोबार, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम में आते हैं आपके दिल्ली, दिल्ली में सबसे कम वन है। इन्हीं चीजों को आप पैराग्राफ बना के लिख दोगे, ठीक है। तो आप वन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या लिख दोगे, 2-4 लाइनें लिखोगे कि भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वनस्पति देखने को मिलते हैं, बहुत पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनेक प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। और भारत में अगर हम देखें तो भारत में जो वनस्पति है, प्राकृतिक वन है, वो बहुतायत मात्रा में पहले बहुत मात्रा में पाए जाते थे, बट जो औद्योगिकीकरण है या वन के कटाव, स्थानांतरित कृषि, इनकी वजह से वनों में धीरे धीरे कमी देखी गई। इसी वजह से भारत के अंदर भाई आपका धीरे धीरे वन कम हो रहे हैं, तो इसके लिए आपकी बहुत सारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी लेके आए, जिसमें आपकी 1952 की भारतीय वन नीति थी। तो ये कुछ नीतियां थी जिनकी वजह से भारत में जो वन है उनमें सुधार किए गए, वन के एरियाज को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। अब भारत का जो वन्य एरिया रखा गया है वो आपका 20% के लगभग रखा गया है। इस तरीके से आप चीजों को करोगे कि भारत का 30% रखा गया, बट अभी भी भारत के 20% या 21% प्रतिशत भाग पर ही वन है, और हरियाणा के तो 10% भाग पर ही है भाई। तो वनों को 5 प्रकारों में बांटा जाता है। तो भारत में जितने भी वन पाए जाते हैं उनको 5 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं, सारा साल ये ढके रहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है भाई। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। आर्द्रता यहाँ 70% से अधिक होती है। क्षेत्रफल की बात करें तो भाई इसमें आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्वी सारे राज्य आ जाएंगे इसमें। तो इनमें इनको नमी की भी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर भी आपका 25 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री ज्यादा चाहिए, और वर्षा भी ज्यादा चाहिए इनको। तो इनमें कौन कौन से पेड़ आएंगे ये भी आपको नाम लिखने जरूरी है। इनमें ताड़, महोगनी, आबनूस, नारियल, बांस, बेत, रोजवुड, रायरन वुड, सिनकोना जिसके छाल से कुनीन नामक दवाई बनाई जाती है, रबड़ के वृक्ष, ये सारे आ जाते हैं। रबड़ और सिनकोना वृक्ष अंडोमान निकोबार में 95% पार्ट पर यही 2 वृक्ष हैं। सिनकोना जिससे मलेरिया रोधक दवाई बनती है। रबड़ थाईलैंड में भी सबसे ज्यादा मिलते हैं वर्ल्ड में।
उत्तरी सह्याद्री में इन्हें 16 वन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री के अंदर बहुत घने वन हैं, 45 से 60 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है, बट ये व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो ये एक साथ नहीं मिलते, ठीक है, एक प्रजाति के एक वृक्ष यहाँ है, दूसरी प्रजाति का वहां है, इस तरीके से अलग अलग होते हैं। इनकी ऊंचाई 45 से 60 मीटर तक होती है, तो ये हमारे लिए पोटेंट नहीं होते। लकड़ी भी बहुत ज्यादा कठोर होती है इनकी। दूसरे आते हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसून के टाइम पर हरे भरे हो जाते हैं ये। जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो ये अपनी पत्तियां गिराने शुरू कर देते हैं पतझड़ की ऋतु में। तो गर्मी शुरू होते ही 6 से 8वें सप्ताह में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आपके यही वन मिलते हैं। मानसून में ये हरे भरे होते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। साल, सोगान, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरड़, बेहड़ा, आवला, महुआ, हल्दू के वृक्ष, ये सारे के सारे आपके कौन से वृक्ष हैं? मानसूनी वन है। मीन्स हमारे इस वक्त आप जिस एरिया में रह रहे हो तो अपने आसपास देखो कौन कौन से वृक्ष मिल रहे हैं, वो सारे मानसूनी वन है। गॉट इट। हमारे यहाँ साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम के पेड़ आप देखते हो, आंवले के पेड़ आप देखते हो, ठीक है। और ये तो कुछ ऐसी एक्सेप्शनल पीसीज है भाई। व्यापारिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कोमल लकड़ी होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, फर्नीचर वगैरह में इन्हीं की लकड़ी यूज होती है। कहते हैं ना साल और सागौन के जो शीशम के जो फर्नीचर होता है बहुत मजबूत होता है ना। फिर इनको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आता है आर्द्र पर्णपाती वन जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। दूसरे आते हैं शुष्क पर्णपाती वन जो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। इनमें ये आपके पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन हमारे बिहार और झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और यूपी में पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। तो हमारे यहाँ शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं भाई हरियाणा में। भारत में 220 लाख हेक्टेयर पर आपके है जो वो है कौन से? मानसूनी वन है। तो भारत में सबसे मैक्सिमम एरिया पर मानसूनी वन ही मिलते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, तो मैंने 2 पढ़ा दिए आपको, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और उष्ण कटिबंधीय प्राणपाती वन। तीसरे आते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन भी इन्हें कहते हैं। औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है भाई। क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के शुष्क क्षेत्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के शुष्क इलाके, ठीक है। तो बिल्कुल क्योंकि राजस्थान हमारे पंजाब हरियाणा के पार्ट को भी टच करता है, गुजरात को भी टच करता है और मध्य प्रदेश को भी टच करता है। तो इनके जो शुष्क इलाके हैं वहां पर ये पाए जाते हैं कांटेदार वन और मरुस्थलीय वन। वर्षा आपकी 50 सेंटीमीटर से भी कम। जड़ें इनकी बहुत लंबी होती है और गहरी होती है, क्योंकि पानी की तलाश में, धरती के अंदर पानी की तलाश में बेचारी अंदर ही अंदर घुसती चली जाती है जमीन के अंदर। तो बहुत गहरी जड़ें होती है इनकी। कौन कौन से वृक्ष आते हैं? कांटेदार वृक्ष आते हैं भाई इसमें, जैसे खजूर, बेर, बबूल, नागफनी। तो जिन पेड़ों पर कांटे होते हैं ना वो अधिकतर आपके मरुस्थलीय वनों में आते हैं। रीठा, बेर, आंवला, रोहिड़ा, करील, खेजड़ा, ठीक है। कुछ वृक्ष आपके देखो पर्णपाती में भी आ जाते हैं और आंवला इसमें भी आ जाते हैं। छोटे छोटे बिखरे हुए कांटेदार होते हैं, कम पत्ती वाले वृक्ष होते हैं, कांटे ज्यादा होते हैं और बिखरे हुए होते हैं, मतलब मीन्स दूर दूर तक होते हैं, ज्यादा पास पास नहीं होते। नेक्स्ट फोर्थ टाइप आता है डेल्टाई वन, मैग्रोव वन, अनूप, वेलांचली और ज्वारीय वन। इन्हें मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं, नदी के डेल्टा वाले एरिया में, दलदली वाले पार्ट में मिलते हैं। ये सारे इन्हीं के नाम है भाई, इसलिए ज्वारीय वन भी कहते हैं। वहाँ पे अनूप वन क्यों? क्योंकि खारे पानी की झीलों में भी ये वन उगते हैं। वेलांचली वन क्योंकि वहाँ पे वेलांचली धाराएं चलती हैं। मैग्रोव वन भी इन्हें जानते, मैग्रोव वनस्पति मिलती है। डेल्टाई वन ये डेल्टा में होते हैं, ठीक है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन नदियों के डेल्टाई एरिया में आपके यही वन मिलते हैं। वृक्षों की जड़ें इनकी जटाओं की तरह होती है, इस तरीके से ऐसी होती है भाई, जटाओं की तरह होती है, जैसे बाबाओं की जटां होती हैं। तो इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? इनमें आते हैं आपके मैग्रोव, गोरने, ताड़, कैसोरीना, नारियल और निपा। सुंदरी वृक्ष, बेंदी, कैजूरीना, केवड़ा, ये सारे वृक्ष इसमें आते हैं। लकड़ी इनकी बहुत कठोर होती है, छाल क्षारीय होती है, बट बहुत ज्यादा दुर्गम एरिया में ये होते हैं। सीमित उपयोग, इनका यूज नहीं कर पाते, दलदली एरिया, किसी को मरना थोड़ी ना ऐसे एरिया में जाके, ठीक है। फिर आपके लास्ट आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन ये आते हैं भाई, पर्वतीय वन जो कि आपके पर्वत वाले इलाकों में लाइक हिमालय पर्वत, असम में कश्मीर तक पाए जाते हैं। ऊंचाई के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। आगे एक आता है सबसे पहले आर्द्र शीतोष्ण वन। आर्द्र शीतोष्ण यानी नमी रहेगी, शीतोष्ण यानी ठंडा इलाका, 2000 से 3000 मीटर की हाइट पर। चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, इसमें ओक, मैपिल, बर्च और भोजपत्र आते हैं। दूसरे आते हैं शीत शीतोष्ण, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। शंकुधारी वन आते हैं, इसमें 3000 से 3300 मीटर की हाइट पर। नुकीली पत्तियां होती हैं, इनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, इनकी नुकीली हो जाती है फिर पत्तियां। तो इसमें चीड़, सप्रुस, देवदार ये वृक्ष आते हैं। तीसरे आते हैं अल्पाइन वृक्ष,
3700 से 4800 मीटर की हाइट पर मिलते हैं। अखरोट, सिल्वर और फर वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। और लास्ट इज टुंड्रा वन, जो कि 4800 से 5100 मीटर की हाइट पर मिलते हैं। बर्फ, ग्रीष्म ऋतु में फुलवार जो झाड़ियां हैं वो आपके इन्हीं टुंड्रा वनों में आती है। आप दक्षिण पर्वतीय वन प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। अब दक्षिण देखो, साउथ में भी तो आपके पर्वत होते हैं, जहाँ पे पश्चिमी घाट है, विंध्याचल पर्वत है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो वहां पर भी आपके वन मिलते हैं। तो थोड़ा सा उसको भी डिफाइन करोगे पर्वतीय वनों में। तो इनमें जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय, जिन्हें यहाँ पर सोलास के नाम से जाना जाता है। वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं, तो सिल्कोना मिलता है भाई, मंगनोलिया, लेरेल और वैटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। तो ये था भाई भारत में वन। भारत में वन तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत के अंदर 5 टाइप के वन मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, फिर आपके उष्ण कटिबंधीय नहीं, कांटेदार वन ही आएंगे। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे मैग्रोव डेल्टाई वन, मैग्रोव वन, अनुप वन, फिर लास्ट इज पर्वतीय वन, जिसमें हिमालय पर्वत वाले वन आप डिफाइन करोगे। फिर प्रायद्वीपीय, दक्षिण प्रायद्वीपीय वन। तो आज की क्लास को हम यहीं